ये कहानी दो दुनियाओं की है। एक है जंगल की दुनिया और दूसरी है सिंहासन की। एक तरफ वो लोग जिनका जीवन प्रकृति की लय से चलता था, और दूसरी तरफ वो शासक जिन्होंने आके उस लय को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां जिंदगी का हर पल जंगल से जुड़ा हो, जहां नदियां आपके रास्ते हों और जंगल ही आपका घर, आपका बाजार और आपकी दवाखाना हो। ये एक सच्चाई थी डोंगरिया कोंद जैसे कई आदिवासी समुदायों की। और इसी दुनिया को बचाने का सपना देखा था एक नौजवान ने, जिसका नाम था बिरसा मुंडा। साल था 1895। छोटा नागपुर के जंगलों में एक नाम गूंज रहा था, बिरसा। लोगों का मानना था कि उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति है। हजारों लोग उसके पीछे चल पड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था कि भगवान ने उसे उनकी सारी मुसीबतें खत्म करने और एक खोया हुआ सुनहरा दौर वापस लाने के लिए भेजा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बिरसा का वादा था क्या, और ये स्वर्ण युग ये था कैसा? इसे समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया में लौटना होगा जिसे बिरसा बचाना चाहता था। कैसी थी वो दुनिया और उस पर क्या खतरा मंडरा रहा था? बिरसा खुद तो मुंडा जनजाति से थे, लेकिन उनकी आवाज हर उस आदिवासी तक पहुंची जो परेशान था। परेशान क्यों थे? क्योंकि ब्रिटिश राज के आने से सब कुछ बदल रहा था। उनका जीने का तरीका खत्म हो रहा था, रोजी रोटी खतरे में थी, और उनका धर्म वो भी बिखर रहा था। तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में, देखते हैं कि बिरसा की वो दुनिया असल में थी कैसे। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी की, उस वक्त की जब ब्रिटिश राज से पहले भारत के आदिवासी समुदाय पूरी तरह आत्मनिर्भर थे और उनका जीवन कितना अलग अलग तरीकों से भरपूर था। ये नक्शा देखिए, ये दिखाता है कि आदिवासी समुदाय पूरे देश में फैले हुए थे। पंजाब के पहाड़ों में वनगुज्जर, तो कश्मीर में बकरवाल, मध्य भारत में बेगा, तो नॉर्थ ईस्ट में खासी। मतलब ये कोई एक समाज नहीं था, बल्कि कई अलग अलग समाज थे, सबकी अपनी पहचान, अपना जीने का तरीका। अच्छा, अब जीने के इन तरीकों में से एक बहुत ही दिलचस्प तरीका था जूम खेती। इसे घुमंतू खेती भी कहते हैं, और ये खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में होती थी। और सच कहूं तो ये जंगल के साथ तालमेल बिठाने का एक कमाल का तरीका था। सोचिए, कुछ साल एक जगह खेती की और फिर उस जमीन को आराम करने दिया ताकि वो अपनी ताकत वापस पा सके। कितना सस्टेनेबल है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब लोग झूम खेती ही करते थे। ये तस्वीरें देखिए, ये दो अलग अलग दुनिया दिखा रही हैं। एक तरफ गुजरात की भील महिलाएं हैं जो एक ही जगह बसकर खेती कर रही हैं, और दूसरी तरफ उड़ीसा की डोंगरिया कोंद महिलाएं जो जंगल से खाने पीने की चीजें जमा कर रही हैं। ये है शिकारी संग्राहक वाली जिंदगी। तो मतलब जीने का एक पूरा स्पेक्ट्रम था। जैसे उड़ीसा के खोंड, वो शिकार करते थे और जंगल से चीजें इकट्ठा करते थे। फिर थे कुल्लू के गद्दी, जो मौसम के हिसाब से अपने जानवरों को लेके घूमते थे। और हाँ, बिरसा के अपने लोग मुंडा, वो एक ही जगह बसकर खेती करते थे। और कुछ समुदाय जैसे बैगा, वो तो खुद को जंगल की संतान कहते थे। उनके लिए किसी और के लिए मजदूरी करना अपनी शान के खिलाफ था। ये जो आत्मनिर्भर दुनिया थी, जो सदियों से अपनी ही धुन में चल रही थी, अब उस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला था। ब्रिटिश राज का आना वो एक ऐसे तूफान की तरह था जो इन पुरानी जीवन शैलियों की जड़ों को हिलाने वाला था, हमेशा के लिए। इस टेबल को देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर देती है। अंग्रेजों से पहले और अंग्रेजों के बाद। पहले क्या था? आदिवासी मुखिया अपने इलाके के राजा थे। जमीन उनकी, पुलिस उनकी, नियम उनके। लेकिन ब्रिटिश राज के आने के बाद वो बस नाम के मुखिया रह गए। उनकी सारी ताकत छीन ली गई, और ऊपर से उन्हें ब्रिटिश ऑफिसर्स को तोहफे मतलब नजराना देने पर मजबूर किया गया। अब सवाल यह है कि अंग्रेज ऐसा कर क्यों रहे थे? देखिए, उनकी नज़र में ये जो घूम घूम कर खेती करने वाले लोग थे, वो जंगली थे, असभ्य थे। वो चाहते थे कि सब एक जगह बस जाएं, किसान बन जाएं। क्यों? सीधा सा जवाब है, क्योंकि एक जगह बसे हुए लोगों को कंट्रोल करना और उनसे टैक्स वसूलना बहुत आसान होता है। ये सब था कंट्रोल और पैसे के लिए। उन्हें रेलवे स्लीपर बनाने थे, जहाज बनाने थे, और इसके लिए उन्हें जंगलों पर पूरा कब्जा चाहिए। और फिर वो कानून आए जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, जिस जंगल को वो पीढ़ियों से अपना घर मानते आए थे, उसे एक झटके में सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। कुछ जंगल रिजर्व्ड हो गए, मतलब वहां जाना ही मना। शिकार करना गैर कानूनी, फल फूल इकट्ठा करना गैर कानूनी, यहां तक कि उनकी झूम खेती वो भी बैन हो गई।
ये सिर्फ कानून नहीं बदल रहे थे, ये उनकी पूरी दुनिया, उनकी पहचान छीन रहे थे। तो इन कागज पर बने कानूनों का असली जिंदगी पर क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि लोग कर्ज, बेघर होने और नाउम्मीदी के एक ऐसे दलदल में फंस गए जहां से निकलना नामुमकिन सा था। जब जंगल ही उनसे छिन गया तो उनके पास चारा क्या बचा? हजारों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ा। कहाँ गए वो? असम के चाय बागानों में, झारखंड की कोयला खदानों में, जहां बहुत कम पैसों पर बहुत बुरी हालतों में उनसे काम करवाया जाता था। और जो लोग पीछे रह गए, उनकी हालत कोई बेहतर नहीं थी। उनके पास न जमीन बची, न काम, तो वो मजबूर हो गए व्यापारियों और साहूकारों पर निर्भर होने के लिए। ये जो बाहरी लोग थे, जिन्हें वो दीकू कहते थे, उन्होंने उनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाया, ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लिया। और यही गुस्सा धीरे धीरे एक आग बन रहा था। उनके इस दर्द को समझने के लिए किसी इतिहास की किताब की जरूरत नहीं है। उनका दर्द उनके अपने गीतों में जिंदा है। ये 1930 के दशक का एक बैगा लोकगीत है। इसमें पूरा दर्द सिमटा हुआ है। सोचिए, हर तरफ से दबाव, जमींदार, कोतवाल, पटवारी, सरकार, हर चीज पर टैक्स, और टैक्स चुकाने के लिए क्या बेचना पड़ रहा है? अपनी गाय, अपनी भैंस। और आखिर में ये गीत एक सीधा लेकिन दिल चीर देने वाला सवाल पूछता है, हम अपना भोजन कहाँ से पाएं? लेकिन ये कहानी सिर्फ दर्द और दुख की नहीं है। ये कहानी है इस दर्द के खिलाफ खड़े होने की। ये कहानी है प्रतिरोध की, अपनी खोई हुई दुनिया को वापस पाने के संघर्ष की। और यहीं हम वापस आते हैं बिरसा मुंडा पर। उनका आंदोलन अचानक से शुरू नहीं हुआ था। ये सालों से चल रहे दमन का, गलत नीतियों का और दीकुओं के शोषण का सीधा नतीजा था। बिरसा एक ऐसे आंदोलन का चेहरा बन गए जिसका एक ही मकसद था, इन मिशनरियों को, साहूकारों को, जमींदारों को और इस सरकार को बाहर फेंकना, और एक आजाद मुंडा राज बना। और हां, ये लड़ाई सिर्फ बिरसा नहीं लड़ रहे थे, ये आग देश के कई कोनों में सुलग रही थी। असम में सोंग्राम संगमा ने जंगल के कानूनों के खिलाफ बगावत की। सेंट्रल इंडिया में हजारों लोगों ने वन सत्याग्रह किया। भले ही नाम अलग थे, जगह अलग थी, पर लड़ाई एक ही थी, अपनी जमीन और अपनी पहचान बचाने की लड़ाई। बिरसा मुंडा की मौत बहुत कम उम्र में हो गई, सिर्फ 25 साल की उम्र में। लेकिन उनका आंदोलन बेकार नहीं गया। इसका असर इतना बड़ा था कि ब्रिटिश सरकार को कानून बदलने पड़े ताकि आदिवासियों की जमीन इतनी आसानी से ना छीनी जा सके। ये हमें दिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में कितनी ताकत होती है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ने का क्या मतलब है जो अब खो चुकी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उतना ही मायने रखता है।